मेरी पत्नी हमेशा बहुत कोल्ड रही। शादी के पूरे 50 सालों में उसने कभी मुझसे आई लव यू तक नहीं कहा। जब मैं 70 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तब मैंने मुश्किल से मुस्कुराते हुए उससे पूछा, इन 50 सालों में क्या तुमने कभी एक दिन के लिए भी मुझसे प्यार किया था? उसे चुप और हिचकिचाते देख मेरा दिल पहले ही जवाब समझ चुका था। धुंधली आंखों से मैंने अपने और लीशिया के बच्चों पोतों को देखा और आखिरी बार उससे कहा, अगर जिंदगी दोबारा मिली तो मैं फिर कभी तुमसे प्यार नहीं करूंगा। इतना कहकर मेरी चेतना खत्म हो गई। लेकिन जब दोबारा आंख खुली, मैं सीधे अपने हाई स्कूल के दिनों में लौट चुका था। मैं सच में रिबॉर्न हो गया था। शायद मरते वक्त की मेरी आखिरी इच्छा इतनी मजबूत थी कि भगवान ने मुझे दूसरा मौका दे दिया। इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं लीशिया के करीब कभी नहीं जाऊंगा। पिछली जिंदगी में ली परिवार की कंपनी मुश्किल में थी, इसलिए उन्होंने हमारे यांग परिवार से बिजनेस मैरिज की बात की थी। लीशिया स्कूल की मशहूर जीनियस थी, टॉपर, बाद में इंटरनेशनल वायलिन मास्टर बनी, और मैं क्लास का लास्ट बेंचर मुश्किल से एक थर्ड रेट कॉलेज में पहुंचा था। ग्रेजुएशन के बाद फैमिली बिजनेस संभाला और पिता की जगह ली। क्योंकि लीशिया खूबसूरत और समझदार थी, मेरे पिता खुशी खुशी शादी के लिए मान गए, और मैं भी। लेकिन लीशिया उस समय किसी और से प्यार करती थी। उसके परिवार ने जबरदस्ती उन्हें अलग किया और उसकी शादी मुझसे करा दी। शादी के बाद उसने कभी खुशी महसूस नहीं की। मैंने उसे खुश करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसने मुझे कभी एक मुस्कान तक नहीं दी। इसलिए मरते वक्त मैंने उससे वो सवाल पूछा था, और 50 साल की मेहनत भी उसके दिल को नहीं बदल सकी। इस जन्म में मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। हाँ, दोनों परिवारों की बिजनेस पार्टनरशिप में मैं दखल नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि आने वाले सालों में ली परिवार की कंपनी बहुत बड़ी बनने वाली है। यांग परिवार को भी उससे काफी फायदा होगा, लेकिन इस बार उन्हें अपनी बेटी मुझे सौंपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरी जिंदगी का मकसद अलग था। मुझे पढ़ाई करनी थी, अपनी पुरानी जिंदगी की रिग्रेट्स खत्म करनी थी, और आने वाले 50 सालों की नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने पिता का सपना पूरा करना था, हमारी कंपनी को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना। इसलिए कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले के महीनों में मैं पागलों की तरह पढ़ने लगा। मेरे क्लासमेट्स शौक में थे। यांग जियान, तू बास्केटबॉल खेलना छोड़ दिया? गेम पार्लर भी नहीं जाता? कहीं भूत वूत तो नहीं चढ़ गया? मैंने कैजुअली जवाब दिया, मैं 50 साल बाद से वापस आया हूँ। पिछली जिंदगी में टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाया था, इसलिए अब रिग्रेट खत्म करना है। नेचुरली सबने मुझे पागल समझा। लास्ट बेंचर होकर टॉप यूनिवर्सिटी का सपना उनके लिए ये मजाक था। करीब आधे महीने बाद पिता का फोन आया, आज जल्दी घर आ जाना, रात को गेस्ट्स आने वाले हैं, और रास्ते में किसी लड़की के लिए गिफ्ट भी ले आना। मुझे तुरंत समझ आ गया, लीशिया आने वाली है। पिछली जिंदगी में मैंने उसके लिए एक्सपेंसिव और थॉटफुल गिफ्ट्स खरीदे थे, डॉल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, सब कुछ। लेकिन उसने बस एक नजर डाली थी और ठंडे स्वर में कहा था, बचपना है, तुम्हारे साथ जिंदगी कैसी होगी सोचकर ही मुश्किल लगता है। इस बार भी मैंने ढेर सारे गिफ्ट्स खरीदे, लेकिन और भी ज्यादा चाइल्डिश। रिमोट कंट्रोल कार्स, बार्बी प्रिंसेस, छोटे बच्चों वाले खिलौने। घर पहुंचते ही मैंने बैग्स को लिविंग रूम में फेंक दिया। एक रिमोट कार का पहिया तक टूट गया। फिर मैंने लीशिया की तरफ देखकर कहा, लो, पापा ने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाने को कहा था, जल्दी में था इसलिए रोड साइड स्टॉल से खरीद लाया। मेरे पिता जमीन पर पड़े 3 साल के बच्चों वाले टॉयज देखकर गुस्से में स्पैचुला लेकर मुझे मारने दौड़े, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा। आखिर पिछली जिंदगी में मैं 70 साल का बूढ़ा था, और अभी के पिता 40 के भी नहीं। टेक्निकली मैं उनसे बड़ा महसूस कर रहा था। मैं आराम से सोफा पर लेट गया, पैर पर पैर चढ़ाकर उसी अंदाज में बोला जैसे पिछली जिंदगी में अपने पोतों को डांटता था, इतनी उम्र हो गई, फिर भी बड़े लोगों जैसी मैच्योरिटी नहीं है, कैसी बेहूदगी है ये। कमरे में मौजूद सब लोग फ्रीज हो गए। कुछ सेकंड बाद पिता ऑकवर्ड हंसी के साथ बोले, असल में मैं और मेरा बेटा बहुत क्लोज हैं, इसीलिए घर में ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। ली परिवार भी हंस पड़ा, लेकिन लीशिया अब भी एक्सप्रेशनलेस बैठी थी। शायद उसे लगा मैं इस जन्म में भी उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ फिर से 50 साल बर्बाद नहीं कर सकता था जो मुझसे प्यार ही नहीं करता। मैं उसके सामने जाकर ठंडे स्वर में बोला, अगर तुम्हें मेरे गिफ्ट्स पसंद नहीं आए तो मैं वापस ले जाता हूँ और खुद खेलूंगा। इतना कहकर मैं सामान उठाने लगा, तभी उसने अचानक मेरे हाथ से एक बारबी प्रिंसेस छीन ली, और फिर वो मुस्कुराया। मैं पूरी तरह स्टन्ड रह गया। 50 सालों में पहली बार मैंने लीशिया को मेरे सामने मुस्कुराते देखा था। वो हल्की सी स्माइल, मानो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। एक पल के लिए मुझे लगा शायद ये असली लीशिया नहीं है, या फिर किसी ने उसका शरीर छीन लिया है। वरना जो इंसान करोड़ों के ज्वेलरी और लग्जरी बैग्स पर रिएक्ट नहीं करता था, वो बारबी डॉल देखकर क्यों मुस्कुरा रहा था। मैंने तुरंत खुद को संभाला और कोल्ड टोन में कहा, सॉरी, ये बारबी तो मैंने अपने लिए खरीदी थी, बाकी सब तुम्हारे हैं। मुझे लगा वो गुस्सा हो जाएगा
और हम दोनों के रिश्ते की शुरुआत यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन उल्टा, उसने उन चाइल्डिश टॉयज को पकड़ रखा था और उसके चेहरे पर अब भी हल्की मुस्कान थी। पिछली जिंदगी में मैंने उसे करोड़ों के गिफ्ट्स दिए थे, लेकिन उसने कभी इतनी खुशी नहीं दिखाई। क्या उसे सच में बच्चों वाले टॉयज पसंद थे? मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तभी डिनर शुरू हुआ और मेरे पिता ने माहौल संभालने के लिए बातचीत आगे बढ़ाई। उस रात लीशिया के माता पिता लगातार हम दोनों को करीब लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं बिल्कुल इंडिफरेंट था। लीशिया भी चुप था, मगर मैं जानता था कि अंदर से वो इस रिश्ते को लेकर बहुत रेजिस्टेंट था। आखिर उसका एक चाइल्डहुड स्वीट हार्ट था जो उससे 1 साल छोटी थी। पिछली जिंदगी में मैंने सुना था कि हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद लीशिया उसी लड़की को कन्फेस करने वाला था, लेकिन मेरी वजह से दोनों अलग हो गए। इसलिए इस जन्म में मैं बस उन्हें पूरा करना चाहता था और खुद लीशिया से हमेशा के लिए दूर रहना चाहता था। रात काफी हो चुकी थी, उनका परिवार वापस जाने लगा। फिर भी मैंने उससे एक शब्द तक नहीं कहा। पापा मुझे जबरदस्ती दरवाजे तक छोड़ने ले गए। तभी लीशिया अचानक बोला कि उसका स्कूल बैग अंदर सोफा पर रह गया है। पापा ने तुरंत मुझे जाकर लाने को कहा। मैं बेहद अनविलिंग था, लेकिन फिर भी बैग उठाकर उसके हाथ में दे दिया। उसने शांत आवाज में कहा, थैंक यू। ये सुनकर मुझे अंदर से हंसी आ गई। 2 जन्मों में पहली बार उसने मुझे थैंक्स कहा था, मगर मेरे चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। मैंने उसे इग्नोर किया और सीधे अपने कमरे में चला गया। पीछे से पापा की आवाज सुनाई दे रही थी, वो आजकल थोड़ा अपसेट है, वरना ऐसा नहीं है। प्लीज हमारी दोनों फैमिलीज की शादी वाली बात पर असर मत पड़ने देना। अगले दिन मैं नॉर्मली स्कूल गया। आधी क्लास के दौरान क्लास टीचर ने अनाउंस किया, आज हमारी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया है। अगले ही पल दरवाजे से जो अंदर आया, उसे देखकर मैं पूरी तरह स्टन्ड रह गया। वो लीशिया था। टीचर ने उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया और उसे फर्स्ट रो में टॉपर क्लास मॉनिटर के पास बैठाने लगे। आखिर लीशिया अपने पुराने स्कूल का टॉप स्टूडेंट था, लेकिन उसने अचानक सिर हिलाया और सीधे मेरी तरफ चल पड़ा। फिर मेरे डेस्क के सामने रुककर मुस्कुराते हुए बोला, फिर से मिलते हैं, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? मैं कुछ सेकंड तक ब्लैंक रह गया। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, उसने दोबारा पूछा, यांगजियान, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? टीचर भी तुरंत आ गए और बोले, यांगजियान क्लास का लास्ट बेंचर है, तुम उसके साथ मत बैठो। क्लास मॉनिटर पूरे स्कूल में नंबर 1 है, तुम दोनों साथ पढ़ोगे तो और बेहतर होगा। मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो सच बोल रहे थे। हाई स्कूल वाला मैं पढ़ाई में बेहद खराब था, हमेशा बास्केटबॉल खेलता और क्लासेस बंक करता था। लेकिन लीशिया ने टीचर की बात पोलाइटली रिजेक्ट कर दी। थैंक यू सर, लेकिन मैं यांगजियान के साथ ही बैठूंगा, मैं उसे जानता हूँ। टीचर ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम इसकी पढ़ाई खराब मत करना, लीशिया फ्यूचर टॉपर बन सकता है। पिछली जिंदगी में लीशिया सच में जीनियस था, बस मेरे साथ फोर्स्ड एंगेजमेंट की वजह से उसका मेंटल स्टेट खराब हो गया था और वो अपनी पूरी पोटेंशियल नहीं दिखा पाया। ये सोचकर मैंने एक्सप्रेशनलेस होकर अपना हाथ बगल वाली सीट पर रख दिया। मैं अकेले बैठने का आदी हूँ, और सच कहूँ तो हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं, बस कल रात मिले थे। तुम दूसरी जगह बैठ जाओ। पूरी क्लास एकदम साइलेंट हो गई। किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि मैं इतनी खूबसूरत स्कूल ब्यूटी को रिजेक्ट कर दूंगा। लीशिया कुछ पल के लिए फ्रीज हो गया, मगर फिर वही पुराना एरोगेंट एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर लौट आया। उसने अपना बैग डेस्क पर पटका, मेरा हाथ हटाया और सीधे बैठ गया। ये सीट तुम्हारे बाप की नहीं है, जहां मन करेगा वहीं बैठूंगा। उसका वो एटीट्यूड देखते ही मेरे अंदर इरिटेशन भर गई। आखिर यही चेहरा मैंने पिछली जिंदगी में पूरे 50 साल देखा था। मुझे खुद समझ नहीं आता था कि मैं इतना सब कैसे सह गया। मैंने गुस्से में किताब डेस्क पर दे मारी, जिससे वो भी चौंक गया। ठीक है, जहां बैठना है बैठो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर मैंने अपना सामान उठाया और क्लासरूम के पीछे गार्बेज बिन के पास वाली खाली सीट पर जाकर बैठ गया। वहां हमेशा कूड़े की बदबू रहती थी और उस सीट पर अक्सर सामान रखा जाता था। मैंने सब हटाया, बैग रखा और बास्केटबॉल उठाकर पीछे बैठे दोस्तों को इशारा किया। वो तुरंत समझ गए और हम सब क्लास बंक करके बास्केटबॉल खेलने निकल गए। पीछे टीचर की गुस्से भरी आवाज लगातार गूंज रही थी। हमने पूरी सुबह बास्केटबॉल खेली। दोपहर में आखिरी मैच खत्म होने के बाद मैं कोल्ड वाटर खरीदने जा रहा था कि अचानक कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। लीशिया ने मेरे हाथ में पानी की बोतल थमाई। लो, ये नॉर्मल वाटर है, अभी एक्सरसाइज के बाद कोल्ड वाटर मत पीना। मेरे दोस्त तुरंत टीजिंग मूड में आ गए। वाह जियान भाई, बड़ी केयर हो रही है, ऊपर से नॉर्मल वाटर भी, कितना थॉटफुल है। मैंने सबको घूरा, फालतू बातें बंद करो वरना बास्केटबॉल सीधे सिर पर मारूंगा। फिर मैंने लीशिया की तरफ देखा और कोल्ड टोन में बोला, नहीं चाहिए, मुझे कोल्ड वाटर पीने की आदत है। और हाँ, हमारी फैमिलीज की बिजनेस पार्टनरशिप अपनी जगह है, लेकिन शादी वाली बात खत्म समझो। मुझे पता है तुम्हारा चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है और तुम उससे प्यार करते हो। वैसे भी मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए बेहतर होगा हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें। मैं खुद पापा से बात कर लूंगा, बिजनेस कोऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इतना कहकर मैंने पानी वापस किया और बास्केटबॉल लेकर वहां से चला गया। मैं दोबारा पिछली जिंदगी जैसी उलझन नहीं चाहता था।
जहां मरते दम तक दिल शांत नहीं हुआ। लेकिन जब मैं बस स्टॉप पर पहुंचा और बस में चढ़ने वाला था, तभी ली शिया दूर से भागता हुआ आया। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उसे झटकने ही वाला था कि अचानक उसने मुझे बस स्टॉप के बोर्ड से दबा दिया। उसके हाथ मेरे कंधों को मजबूती से पकड़े हुए थे। फिर उसने शिकायत भरी आवाज में कहा, यांग जियान, ये मत समझो कि सिर्फ तुम ही रिबॉर्न हुए हो। अगर तुमने ऐसे ही बर्ताव किया तो मैं तुम्हारे पापा से कंप्लेन कर दूंगा कि तुम अपनी फ्यूचर वाइफ को परेशान कर रहे हो। मेरे दिमाग में जैसे एक्सप्लोजन हो गया। ली शिया भी रिबॉर्न हुआ था। मुझे चुप देखकर उसने फिर कहा, यांग जियान, मैं तुम्हारी वाइफ हूं। पिछली जिंदगी में 50 साल की शादी के दौरान तुमने कभी मुझ पर ऊंची आवाज तक नहीं की थी। इस जन्म में तुमने कल से लेकर आज तक कितनी बार मुझ पर गुस्सा किया है। लीशिया की आंखों में आंसू थे। मैं कुछ पल उसे देखता रहा। अब यह तय हो चुका था कि वो भी रिबॉर्न होकर वापस आया है। लेकिन कल पहली मुलाकात से लेकर अब तक उसका बिहेवियर बिल्कुल भी पिछले जन्म वाले लीशिया जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी और ने उसकी बॉडी ले ली हो। मगर मैं अब ये सब सोचकर अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता था। चूंकि हम दोनों को दूसरा मौका मिला था, तो बेहतर यही था कि हर कोई अपनी जिंदगी की रिग्रेट्स खुद ठीक करे। पिछले जन्म में उसका चाइल्डहुड स्वीट हार्ट उसे छिन गया था। उसे जबरदस्ती मुझसे शादी करनी पड़ी और उसने पूरी जिंदगी दुख में बिताई। वहीं मैंने एक ऐसी औरत से शादी की जो मुझसे प्यार नहीं करती थी, और पापा भी कंपनी के प्रेशर में अपनी जान गंवा बैठे। आखिर में मैं भी अधूरी इच्छाओं के साथ मर गया। मैंने लीशिया की तरफ गंभीर नजरों से देखा। लीशिया, अगर तुम भी रिबॉर्न होकर वापस आए हो तो ये सबसे अच्छी बात है। इस जन्म में मैं तुम्हारे और तुम्हारे चाइल्डहुड स्वीट हार्ट के बीच कभी नहीं आऊंगा, और तुम्हें भी सिर्फ फैमिली बिजनेस कोऑपरेशन के लिए मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है। पिछली जिंदगी में तुम इतने साल हमारे घर में रही हो, तुम जानती हो कि मैं और मेरे पापा वैसे लोग नहीं हैं। मैंने गहरी सांस ली और आगे कहा, वैसे भी पिछली जिंदगी में तुम खुद बिजनेस क्वीन बनी थी। तुम्हारे पास इतना नॉलेज है कि मेरे परिवार की मदद के बिना भी तुम इस जन्म में दोबारा सक्सेसफुल बन सकती हो। ये सब कहते वक्त मेरे दिल में हल्का दर्द जरूर था। आखिर मैंने उससे पूरे 50 साल प्यार किया था। लीशिया, अलविदा, इतना कहकर मैं मुड़ने लगा। तभी एक मॉडिफाइड स्कूटर हमारे सामने आकर रुकी। उस पर बैठा लड़का सनग्लासेस उतारते हुए हंस पड़ा। शिया दी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुमने अचानक स्कूल चेंज क्यों कर लिया? अब मुझे रोज आधा घंटा एक्स्ट्रा चलाना पड़ता है। उसे देखते ही मैं पहचान गया। वो था दु जितेंग, लीशिया का चाइल्डहुड स्वीट हार्ट। उसके परिवार का इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री का बिजनेस था। हालांकि बाद में बिजनेस डाउन हो गया, फिर भी आम लोगों से काफी बेहतर हालत थी। लीशिया के पिता भी कभी उसी फैक्ट्री के पार्टनर थे। दु जितेंग धीरे धीरे लोकल बैड बॉयज के साथ घूमने लगा और एक टिपिकल स्ट्रीट बाइकर बन गया। लेकिन एक बात थी, उसने कभी लीशिया को उस दुनिया में नहीं घसीटा। शायद यही वजह थी कि लीशिया उसे कभी भूल नहीं पाई। एक ऐसा लड़का जो खुद बिगड़ गया मगर उसे खराब रास्ते पर नहीं ले गया। इस समय मेरी उससे कोई पहचान नहीं थी और मैं पहचान बनाना भी नहीं चाहता था। मैंने बस उसे एक नजर देखा और चुपचाप वहां से चला गया। पीछे से लीशिया की गुस्से भरी आवाज आई, यांग जियान, तुम बहुत बड़े कमीने हो। जब मैं ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा था तो अनजाने में पीछे मुड़कर देखा। लीशिया उसी स्कूटर पर बैठ चुका था। तेज धूप मेरी आंखों पर पड़ रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों आंखों से आंसू बह निकले। लंबे समय का प्यार, साथ निभाना, सब बकवास है, मैंने मन ही मन सोचा। मैंने उसे 50 साल दिल से चाहा, लेकिन रीबर्थ के बाद भी वो चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के पास ही चली गई। घर लौटकर मैंने स्कूल से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली। मैं उससे दोबारा नहीं मिलना चाहता था। पापा नाराज जरूर हुए, मगर आखिर मैं उनका इकलौता बेटा था और माँ के जल्दी गुजर जाने के बाद उन्होंने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया था। कुछ दिन बाद मैंने साफ कहा, पापा, मैं स्कूल ट्रांसफर करना चाहता हूँ। वो शॉक्ड रह गए। क्या, एग्जाम आने वाले हैं और तुम अब स्कूल बदलोगे? तुम्हारी फियांसे खास तुम्हारे लिए स्कूल बदल कर आई है और अब तुम जा रहे हो? मैंने जानबूझकर हेल्पलेस एक्सप्रेशन बनाते हुए कहा। मैंने कब कहा कि मुझे वो पसंद है? उसका पसंदीदा इंसान कोई और है। जबरदस्ती का रिश्ता कभी अच्छा नहीं होता, और अगर आपने मुझे फोर्स किया तो मैं तीसरी मंजिल से कूद जाऊंगा और माँ के पास चला जाऊंगा। हमारा विल्ला 3 मंजिला था, करीब 10 मीटर ऊंचा। अगर सिर के बल गिरा तो सीधा मौत तय थी। पापा हमेशा माँ के नाम पर कमजोर पड़ जाते थे। इस बार भी वो हार गए। ठीक है, पहले शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नया स्कूल ढूंढता हूँ। तभी मैं मुस्कुराया। यही तो मेरे अच्छे पापा हैं। देखना, ट्रांसफर के बाद आपका बेटा टॉप यूनिवर्सिटी में जाएगा, फाइनेंस पढ़ेगा और वापस आकर आपके साथ बिजनेस संभालेगा। माँ भी ऊपर से हमें आशीर्वाद देंगी। ये सुनकर पापा इतने इमोशनल हो गए कि मुझे पकड़कर काफी देर तक रोते रहे। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। लीशिया सीधे घर आ पहुंचा। उसने बिना नॉक किए मेरे कमरे का दरवाजा खोल दिया। मैं अभी नींद में था। धुंधली आंखों से देखा तो वो बिल्कुल फैमिलियर तरीके से खिड़की तक गया और एक झटके में कर्टन खोल दिए। तेज धूप सीधे चेहरे पर पड़ी।
मैं इरिटेट होकर चिल्लाया, लीशिया, तुम पागल हो गए हो? ये मेरा घर है, मेरे कमरे में ऐसे घुसने की हिम्मत कैसे हुई? वो तुरंत हंस पड़ा। तुम्हारा घर, तुम्हारा कमरा? मैं यहाँ 50 साल रही हूँ, ये मेरा भी घर है, मेरा भी कमरा है। उसकी वही पुरानी टोन थी। आखिर पिछली जिंदगी में हमारी शादी के बाद यही कमरा हमारा बेडरूम बना था। फिर वो सीधे वार्डरोब खोलकर मेरे कपड़े और अंडरवेयर निकालने लगा। मैं गुस्से में बोला, तुम्हें कोई बीमारी है क्या? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, तो तुम्हारी ये सोने वाली आदत अभी से थी? मुझे लगा बाद में शुरू हुई होगी। मैंने गुस्से में कहा, दफा हो जाओ। लेकिन वो हंसते हुए बोला, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने तुम्हें 50 साल दबाकर रखा है, रीबर्थ के बाद भी तुम मेरे हाथ से नहीं निकल सकते। उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर दबा गुस्सा फटने लगा। पिछली जिंदगी में शादी के कुछ समय बाद ही मुझे पता चल गया था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने डिवोर्स की बात भी की थी, लेकिन उसने प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर मना कर दिया था। उसने कहा था, अब जिंदगी ऐसी ही है, कॉम्प्रोमाइज करके जी लो। अब जब भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया था जहां वो आजाद होकर अपने प्यार के साथ रह सकती थी, तो फिर वो दोबारा मेरे पीछे क्यों पड़ रही थी? मैंने ठंडी नजरों से कहा, लीशिया, तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे सिर्फ तुमसे नफरत करना सिखाएगा। मेरी बात सुनते ही वो फ्रीज हो गया। मैं बिना उसकी तरफ देखे कपड़े पहनने लगा, फिर दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगा, मगर अचानक उसने पीछे से मुझे कसकर पकड़ लिया। यांग जियान, सॉरी, पिछली जिंदगी में तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाई थी, इस जन्म में दूंगी। लेकिन मैंने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैंने उसके हाथ हटाए और कहा, कुछ मत कहो, मरने से पहले ही मुझे जवाब मिल गया था। 50 साल तुमसे प्यार करके भी मैं तुम्हारा दिल नहीं बदल पाया। अब बस मुझे छोड़ दो। क्या हम इस जन्म में बस सबसे परिचित अजनबी बनकर नहीं रह सकते? मैंने धीमी आवाज में कहा, हम अभी सिर्फ 18 साल के हैं, जिंदगी बहुत लंबी है। धीरे धीरे तुम मुझे भूल जाओगे, उस इंसान को जिसे तुम कभी प्यार नहीं कर पाए। पिछले जन्म में तुम्हारे भी रिग्रेट्स थे, मेरे भी। इस बार हम दोनों अपनी अपनी अधूरी चीजें पूरी कर लेते हैं, ठीक है? लीशिया की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने तेजी से सिर हिलाया, नहीं, तुम मेरे हस्बैंड हो। 50 साल का रिश्ता, क्या तुम सच में उसे छोड़ सकते हो? मैंने कड़वाहट से होंठ भींच लिए। अगर कहूं कि बिल्कुल दर्द नहीं है तो वो झूठ होगा, लेकिन मैं फिर से वही जिंदगी नहीं जीना चाहता। कुछ पल रुककर मैंने धीरे से कहा, इस बार मैं छोड़ सकता हूं। लीशिया ने आंखें पोंछीं और अचानक दृढ़ नजरों से मुझे देखने लगा। मुझे पता है तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। पिछले जन्म में तुमने 50 साल मेरा ख्याल रखा, इस जन्म में मैं तुम्हारा 50 साल ख्याल रखूंगी। चाहे मैं कितना भी समझाता, वो मानने को तैयार ही नहीं था, लेकिन मेरे लिए उस पर भरोसा करना नामुमकिन था। आखिर रीबर्थ के बाद भी वो अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट दुजितेंग के पास क्यों नहीं जाएगा? नीचे आने पर पापा हमें साथ देखकर बेहद खुश हो गए। आओ आओ मेरे बेटे बहू, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। मैंने गुस्से से पापा को घूरा, एक बन उठाया और घर से बाहर निकल गया। लीशिया भी तुरंत बन लेकर मेरे पीछे आ गया। मैं जहां जाता वो पीछे आता, मैं रुकता तो वो भी रुकता। इससे मैं बेहद परेशान हो चुका था। पूरे आधे महीने तक वो हर वक्त मेरे आसपास रहा। मैं बास्केटबॉल खेलता तो वो धूप में बैठकर मेरा इंतजार करता। मैं इंटरनेट कैफे जाता तो वो मेरे बगल वाली सीट पर मूवी देखने बैठ जाता। यहाँ तक कि जब मैं वॉशरूम जाता तब भी वो बाहर खड़ा रहता। धीरे धीरे पूरा स्कूल इस बात से हिल गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पूरे स्कूल की नंबर 1 जीनियस आखिर मेरे जैसे लास्ट बेंचर के पीछे क्यों घूमती रहती है। रूमर्स फैलने लगे कि मैं कोई रिच सेकंड जनरेशन एयर हूं और लीशिया मुझसे फायदा उठाना चाहता है। मगर लीशिया ने कभी किसी रूमर की परवाह नहीं की। वो बस हर दिन मेरे पीछे चलता रहा। फिर एक दिन वो स्कूल नहीं आया। उसकी नॉन स्टॉप बातें न सुनकर मुझे पहली बार शांति महसूस हुई। पूरे दिन वो नहीं दिखा। उस दिन फ्राइडे था, महीने का आखिरी दिन, ऊपर से एग्जाम्स भी पास थे। मेरे कुछ दोस्त बोले कि चलो सब साथ डिनर करते हैं, क्योंकि बाद में सब अलग अलग यूनिवर्सिटीज चले जाएंगे। आज लीशिया पीछे नहीं था, इसलिए मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी। हम लोग एक रोड साइड फूड स्टॉल पर गए। सस्ता था, क्वांटिटी ज्यादा थी, स्टूडेंट्स की फेवरेट जगह। खाना खत्म करते करते रात के 10 बज गए। हम सब सड़क किनारे कैब का इंतजार कर रहे थे कि अचानक एक दोस्त ने मेरा कंधा थपथपाया। जियान भाई, जल्दी देखो, वो सामने लीशिया नहीं है? मैंने उसकी उंगली की तरफ देखा। होटल के एंट्रेंस से लीशिया और दुजितेंग हंसते बात करते बाहर आ रहे थे। उसी पल लीशिया की नजर मुझ पर पड़ी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और वो घबराकर मेरी तरफ दौड़ा। दुजितेंग भी पीछे पीछे आया। मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा। वाह, अभी स्कूल भी खत्म नहीं हुआ और इतनी जल्दी होटल तक पहुंच गए। एक तरफ मुझे पकड़े हुए हो, दूसरी तरफ अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के साथ रूम ले रहे हो, और अगर मुझे सही याद है वो अभी 18 का भी नहीं है ना? मेरा चेहरा देखकर लीशिया तुरंत घबराकर बोला, आचेन, मेरी बात सुनो। मैंने उसे बीच में ही काट दिया। लीशिया, तुम खुद को फेक महसूस नहीं करते। मैंने पहले ही कहा था, भगवान ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है,
तो अपने चाइल्डहुड स्वीट हार्ट के साथ खुश रहो, फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तभी एक टैक्सी सामने आकर रुकी। मैं तुरंत उसमें बैठ गया और ड्राइवर से बोला, जल्दी चलो। टैक्सी के अंदर बैठते ही मेरी आंखों से फिर आंसू निकल पड़े। घर पहुंचने पर पापा ने पूछा, लीशिया तुम्हारे साथ वापस नहीं आया। मैंने लंबी सांस ली। पापा, मैं कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, एग्जाम के समय वापस आऊंगा। शायद मेरे चेहरे से सब साफ दिख रहा था, इसलिए पापा ने कुछ नहीं पूछा। मैंने उसी रात समुद्र किनारे जाने की फ्लाइट टिकट खरीद ली। पापा ने कभी बताया था कि माँ की आखिरी इच्छा थी एक बार समुद्र देखना। मैं माँ की अस्थियों का बॉक्स लेकर रात की फ्लाइट से हाइकू पहुंच गया। फिर मैं माँ की अस्थियां लेकर कई कोस्टल सिटीज घूमता रहा। आखिर में शांघाई पहुंचा, वो शहर जिसे माँ सबसे ज्यादा प्यार करती थी। माँ यहीं की थी। पापा कहते थे कि माँ जैसी औरत से शादी करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। हमारे कॉस्मेटिक कंपनी के कई प्रोडक्ट्स माँ के आइडियाज पर बने थे, इसलिए पापा हमेशा चाहते थे कि हमारी कंपनी इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे। उस शाम मैं माँ की अस्थियों का बॉक्स गोद में लिए बीच पर बैठा था। सामने सनसेट का नारंगी रंग धीरे धीरे समंदर में डूब रहा था। पास ही एक माँ अपने टीनेज बेटे के साथ बैठी थी। लड़का रोते हुए बोला, माँ, जिसे मैं पसंद करता हूँ वो मुझे पसंद क्यों नहीं करती? क्या इस दुनिया में कभी कोई लड़की मुझे प्यार करेगी? उसकी माँ मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, पगले, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मैं भी 20 साल की लड़की ही थी। ये सुनते ही मेरा दिल जोर से कांप उठा। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगर माँ को पता चलता कि मैंने पूरी जिंदगी एक ऐसी औरत से प्यार किया जिसने मुझे कभी प्यार नहीं किया, तो वो जरूर टूट जाती। आखिर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं रोते रोते माँ की अस्थियों के बॉक्स को कसकर पकड़ लिया। माँ, मुझ में आखिर कमी क्या थी? मैंने उससे 50 साल प्यार किया, पूरे 50 साल। क्या उसका दिल सच में पत्थर का था? क्या मैं प्यार के लायक नहीं था? माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मेरे आंसू लगातार उस बॉक्स पर गिर रहे थे। तभी अचानक मेरे बगल से किसी के रोने की आवाज आई। अगले ही पल मैंने महसूस किया कि किसी और का हाथ भी उस अस्थियों के बॉक्स पर था। माँ, चिंता मत कीजिए, इस जन्म में मैं यांग जियान का अच्छे से ख्याल रखूंगी, मैं वादा करती हूँ। मैं चौंक कर पलटा। मेरे सामने लीशिया था। वो बॉक्स को दोनों हाथों से पकड़े बुरी तरह रो रहा था। मैं इंस्टिंक्टिवली उठने लगा, लेकिन उसने तुरंत मुझे पीछे से कसकर पकड़ लिया। यांग जियान, बस एक मौका दो, मेरी पूरी बात सुन लो। अगर उसके बाद भी तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो मैं वादा करती हूँ फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं चुप रहा, बस माँ की अस्थियों का बॉक्स पकड़कर डूबते सूरज को देखता रहा। लीशिया ने जल्दी से आंखें पोंछीं और लाल आंखों से मेरी तरफ देखा। यांग जियान, तुम हमेशा सोचते रहे कि मैं दू जितेंग से प्यार करती थी, पिछले जन्म में भी और इस जन्म में भी, लेकिन तुम गलत थे, बहुत गलत। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हें ये सब किसने बताया, किसने कहा कि मैं दू जितेंग से प्यार करती थी। लीशिया ने आंखों में आंसू लिए मेरी तरफ देखा। हाँ, हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, बचपन से साथ बड़े हुए, ये सच है, लेकिन क्या सिर्फ साथ बड़े होने का मतलब प्यार होना होता है? उसने धीरे से सांस ली। पिछले जन्म में शुरुआत में मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मैं अपने पिता की बिजनेस मैरिज का टूल नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने हमेशा तुम्हारे साथ कोल्ड बिहेवियर रखा। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई, क्या तुम्हें महसूस नहीं हुआ कि मैं धीरे धीरे तुम्हारे लिए बदल रही थी? तुमने डिवोर्स की बात की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं एक औरत हूँ, थोड़ी स्टबर्न थी। क्या तुम सच में समझ नहीं पाए? उसकी आवाज कांपने लगी। मैं इसलिए नहीं मानी क्योंकि मैं धीरे धीरे तुमसे प्यार करने लगी थी। ये सुनकर मेरा दिल जैसे थम गया। वो आगे बोली, पिछले जन्म में दोनों फैमिलीज की कंपनीज का प्रेशर मुझे तोड़ देता था। ऊपर से मुझे वायलिन परफॉर्मेंसेज के लिए बार बार विदेश जाना पड़ता था। मैं सच में बहुत थक जाती थी। मुझे पता था तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, लेकिन जब मैं एग्जॉस्टेड होकर घर लौटती तो बस आराम करना चाहती थी। और सच कहूं तो मुझे कभी लग्जरी बैग्स या एक्सपेंसिव ज्वेलरी पसंद ही नहीं थी। क्या तुम्हें याद नहीं, मैं हमेशा वही रिंग और ब्रेसलेट पहनती थी जो तुमने पहली बार सड़क किनारे स्टॉल से खरीद कर दिए थे। उसकी बात सुनते ही मुझे अचानक सब याद आ गया। सच में, इतने अमीर होने के बावजूद वो कभी वो महंगे ज्वेलरी सेट्स नहीं पहनती थी जो मैं खरीदता था। हमेशा वही सस्ती रिंग और ब्रेसलेट पहने रहती थी। लीशिया ने मेरी आंखों में बदलाव देखा तो वो और करीब आ गया। 50 साल साथ रहो तो बर्फ भी पिघल जाती है, और तुमने तो मुझे इतने साल दिल से प्यार किया था। जब तुम मरने से पहले पूछ रहे थे कि क्या मैंने कभी तुमसे प्यार किया, उस समय मैं इसलिए रुकी थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे बोलूं। मैं हमेशा एक्सप्रेशनलेस रही। बूढ़ी होने के बाद भी मैं शब्द सोच ही रही थी कि तुम अचानक चले गए। इतना कहते कहते वो रोने लगा। उसने मेरे सीने पर हल्के हल्के मुक्के मारने शुरू कर दिए। इतनी जल्दी मरने की क्या जरूरत थी? मेरी परमिशन के बिना तुम कैसे मर सकते थे? मैं अभी जवाब देने ही वाली थी, उसकी आवाज टूट गई। मैं तुमसे कहना चाहती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सच में बहुत प्यार करती हूँ। मैं, लीशिया, तुमसे प्यार करती हूँ, यांग जियान।
उसके आंसू लगातार बह रहे थे। तुम्हारे मरने वाले दिन मैं पूरी रात रोती रही। रोते रोते कब सो गई पता नहीं चला। फिर जब आंख खुली तो मैं वापस इस जिंदगी में आ चुकी थी। इस बार मैंने तय किया कि मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगी, लेकिन तुम तो हर समय मुझ पर चिल्लाते रहे, मुझसे दूर भागते रहे। वो और कसकर मुझसे लिपट गया। बास्केटबॉल वाले दिन मुझे पता चला कि तुम भी रिबॉर्न होकर आए हो। मुझे पता है पिछले जन्म में तुम बहुत थक गए थे, लेकिन क्या मैं नहीं थकी थी? मैंने तुम्हारे लिए 2 बेटे और 2 बेटियां पैदा की, साथ में तुम्हारी फैमिली कंपनी भी संभाली। क्या तुम मुझे थोड़ा भी समझ नहीं सकते? उसके शब्द सुनते सुनते मेरे अंदर दबे हुए पुराने मेमोरीज धीरे धीरे लौटने लगे। हाँ, वो हमेशा थोड़ी कोल्ड थी, लेकिन उसने घर को कभी टूटने नहीं दिया। जब ली परिवार बहुत बड़ा बन गया, तब भी उसने यांग परिवार की मदद की। अगर सच में सोचूं तो उसने मुझे छोड़कर बाकी हर जिम्मेदारी पूरी की थी। मैंने लंबी सांस ली और धीरे से उसके पीठ पर हाथ फेरने लगा ताकि वो शांत हो सके। काफी देर बाद जब उसका रोना थोड़ा कम हुआ तो उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। और उस दिन होटल में जो तुमने देखा वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा तुमने सोचा। उसने जल्दी जल्दी समझाना शुरू किया। दुजितेंग के ग्रैंड पेरेंट्स गांव से आए थे। उनके घर में जगह नहीं थी, इसलिए मैं उन्हें होटल रूम दिलाने गई थी। दुजितेंग बस मेरे साथ गया था। हमारे बीच कभी रोमांटिक फीलिंग्स नहीं थीं। वो हमेशा मुझे बड़ी बहन की तरह मानता था। अगर भरोसा नहीं है तो अभी मेरे होम टाउन चलो। वहां के सारे दोस्त, पड़ोसी, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी ये बात जानते हैं। मैं चुप खड़ा रहा। सच तो ये था कि पिछले जन्म में मैंने सिर्फ लोगों की बातें सुनी थीं कि लीशिया को उसके पेरेंट्स ने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट से अलग करके मुझसे शादी कराई, लेकिन मैंने कभी खुद सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तभी लीशिया ने फोन निकाला और गुस्से में बोला, अभी के अभी यहाँ आओ। अगले ही पल दुजितेंग पास के डस्टबिन के पीछे से भागता हुआ निकल आया। शियादी, लीशिया ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और प्राउडली बोला, इन्हें जीजा जी बोलो। दुजितेंग साफ डर गया और तुरंत झुककर बोला, जीजा जी। फिर उसने पूरी सच्चाई बताई। उसके पेरेंट्स कभी उसकी परवाह नहीं करते थे। अगर लीशिया उसे संभालता नहीं तो वो सिर्फ स्ट्रीट बाइकर नहीं बल्कि असली गैंगस्टर बन चुका होता। और सबसे शॉकिंग बात, दुजितेंग जिस लड़की को पसंद करता था वो एक केटीवी ओनर की बेटी थी। दोनों सेम एज थे और शादी का वादा भी कर चुके थे। अचानक मेरे दिमाग में पुरानी याद कौन थी। पिछले जन्म में जब दुजितेंग की शादी हुई थी तब लीशिया ने मुझे साथ चलने को कहा था, लेकिन मैं जेलसी में नहीं गया और उसकी शादी उसी केटीवी ओनर की बेटी से हुई थी। शुरुआत में लड़की की मां ने रिलेशनशिप अपोज किया था क्योंकि दुजितेंग निकम्मा लड़का लगता था। बाद में उसने दोबारा पढ़ाई की, नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तब जाकर शादी की परमिशन मिली। अब जाकर मेरे दिल में फंसी हुई गांठ खुलने लगी। लीशिया ने मेरी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, इस जन्म में मैं वायलिन नहीं बजाना चाहती। मैं बस पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ और माँ के कॉस्मेटिक्स को दुनिया तक पहुंचाना चाहती हूँ। यांग जियान, क्या तुम मुझे ये मौका दोगे? मैं कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर माँ की अस्थियों का बॉक्स उठाकर खड़ा हो गया और सीधे होटल की तरफ चल पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो लीशिया वहीं खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ आवाज लगाई, चलो भी, रात में समुद्र किनारे ठंड बढ़ जाती है, कहीं तुम्हें कोल्ड न हो जाए। ये सुनते ही उसके चेहरे पर खुशी फूट पड़ी। वो तुरंत भाग कर आया और मेरी बांह पकड़कर अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। तभी पीछे से दुजितेंग भी दौड़ता हुआ आया। जीजा जी, मेरी उम्र अभी रूम बुक करने लायक नहीं है। आप दोनों के पास रूम है तो मैं कहाँ जाऊं? लीशिया ने दूर बने पुल की तरफ इशारा करके शरारती मुस्कान के साथ कहा, वहां ब्रिज के नीचे जगह है, एडजस्ट कर लेना। आज की रात तुम्हारे जीजा जी और मेरी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट नाइट है। इतना कहकर वो मुझे खींचते हुए होटल की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ महीनों बाद मैं हाथ में 2 एडमिशन लेटर्स लिए मुस्कुरा रहा था। टॉप यूनिवर्सिटी तो नहीं मिली, लेकिन एक अच्छी फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। आखिर मेरे पास सिर्फ 3 महीने थे। रिबॉर्न होने के बावजूद चमत्कार नहीं कर सकता था। वैसे भी अगर लीशिया आखिरी दिनों में मेरी मदद न करता तो शायद सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी भी मुश्किल होती। दूसरी तरफ लीशिया, जो पिछले कुछ महीनों से मेरे साथ खुशी खुशी रिलेशनशिप में था, सीधे नेशनल टॉपर बन गया। लेकिन उसने देश की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी छोड़कर वही यूनिवर्सिटी चुनी जहां मैं जा रहा था। वो मेरे पास आया, मेरे गाल पर किस किया और मुस्कुराकर बोला, इस जन्म में मैं तुम्हारे लिए 2 और बच्चे पैदा करूं। मैंने बिना हिचकिचाए सिर हिलाया। ठीक है, आखिर मैंने उसे 50 साल प्यार किया था तो 50 साल और सही।